प्रिय विद्यार्थियों, हमने अब तक पढ़े बीमा योग्य हित का सिद्धांत और परम सद्विश्वास का सिद्धांत। वैधानिक सिद्धांतों की कड़ी में हम अगला सिद्धांत ले रहे हैं, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत का कथन। ये सिद्धांत इसलिए वैधानिक रूप से लागू किया जाता है कि बीमित बीमा पत्र के अंतर्गत वास्तविक क्षति जो उसने वहन की है उससे अधिक क्षतिपूर्ति राशि किसी भी दशा में प्राप्त न कर सके। एक बीमित किसी विशिष्ट जोखिम से हानि होने पर बीमाकर्ता से बीमा राशि की अधिकतम सीमा तक केवल वास्तविक क्षति की क्षतिपूर्ति करवा पाएगा। यानी यदि क्षति बीमा राशि से कम है तो उसे पूर्ण बीमा राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। आप जीवन बीमा में देखते हैं कि कोई व्यक्ति यदि 25 साल का बीमा कराता है जीवन बीमा, और बीमा कराने के 20 साल बाद मरता है और उसने 5 लाख का बीमा कराया था तो भी उसे 5 लाख रुपए मिलते हैं, और अगर बीमा कराते ही 5-6 महीने में भी मर जाता है तो भी उसे 5 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन किसी भी अवस्था में अगर 20 साल बाद उसकी मृत्यु होती है तो यह नहीं कहा जाता कि अब डेप्रिशिएटेड वैल्यू मिलेगी। ये केवल तभी संभव है जबकि विषय वस्तु का मूल्यांकन हो सकता हो। इसीलिए क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, ये नाम जो है इसके आधार पर ही जीवन बीमा के अतिरिक्त अन्य बीमा अनुबंध जिनमें कि वास्तविक क्षति की ही पूर्ति की जाती है, अधिक के नहीं, उन्हें क्षतिपूर्ति बीमा भी कहते हैं। और जीवन बीमा के लिए जहां एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है, वहीं क्षतिपूर्ति बीमाओं के लिए इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है। यदि आपके घर में किसी ने जीवन बीमा कराया हुआ हो तो आप उनका बीमा पत्र देखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ लिखा हुआ है लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी, ना कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब हम लेते हैं कि क्या ऐसी भी कुछ अपवादजनक स्थितियां हैं जबकि एक बीमित को वास्तविक क्षति जो प्रत्यक्षतः बीमित जोखिम के उत्पन्न होने की वजह से हुई है उसके अतिरिक्त भी कुछ राशि का भुगतान कर दिया जाता है? तो हाँ, कुछ बीमा पत्रों में विशिष्ट सुविधाएं, लाभ और प्रावधान होने के कारण निम्न प्रकार की जो क्षतिपूर्ति होती है या पुनर्भरण राशि का होता है, रीइंबर्समेंट जिसे हम कह सकते हैं, वो बीमा कर्ता बीमित को उसके द्वारा वहन की गई वास्तविक एवं प्रत्यक्ष हानि के अतिरिक्त दे देता है, जिसमें नंबर 1 है व्यवहारिक हानि, प्रैक्टिकल लॉस। अग्नि, दंगों, दुर्घटना से उपक्रम को केवल जो वास्तविक हानि हुई है इसके अतिरिक्त नष्ट विषय वस्तु का पुनर्स्थापना व्यय और तब तक उसने व्यवसाय को संचालित करने के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं की, उनके लिए जो राशि खर्च की वह भी बीमा कंपनी प्रदान कर देती है। मान लीजिए एक व्यक्ति की दुकान 25% जल गई और उससे उसका लॉस हुआ, लेकिन दुकान की छत, शटर इत्यादि इस तरह से क्षतिग्रस्त हो गए कि कम से कम महीने भर वो उस दुकान में कार्य नहीं कर सकता। वैकल्पिक रूप से उसने अन्य एक दुकान या जगह ली जो कि आपातकालीन व्यवस्था के कारण उसे दुगने तिगने, वो उस दुकान का जितना रेंट देता था उसे दुगने तिगने राशि में प्रति माह के हिसाब से मिली। तो ये वैकल्पिक व्यवस्था की जो हानि है या व्यय है वो वह वहन करता है और इसकी भी बीमाकर्ता पूर्ति कर देता है। इसी प्रकार से इसमें अगली है पारिमाणिक हानि, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस मीन्स के परिणाम स्वरूप होने वाला लॉस।
इसीलिए हम इसे पारिमाणिक हानि कहते हैं। जैसे जितनी अवधि तक जोखिम के कारण व्यवसाय अवरुद्ध रहा, उस तक हुए औसत लाभ की हानि जो अन्यथा व्यवसाय चालू रहने की दशा में होता, उसको भी बीमाकर्ता द्वारा प्रदान कर दिया जाता है। मान लीजिए मुझे मेरी दुकान 80% जल गई। अब मैं 2 महीने तक कतई व्यवसाय नहीं कर पाऊंगा जब तक कि पुनर्स्थापना इत्यादि नहीं हो जाती। मेरा प्रति माह का जो मैं आज तक रिटर्न भरता आया हूँ उसके हिसाब से औसत लाभ होता है 20,000 रुपये प्रति माह। तो 40,000 रुपये मुझे बीमा कंपनी औसत लाभ का जो नुकसान 2 महीने व्यवसाय अवरुद्ध रहने के कारण हुआ है उसकी भी पूर्ति करती है। लेकिन ये अनिवार्यता नहीं है, ये केवल बीमा पत्र में प्रावधान होने पर और इसके लिए बीमा करता अतिरिक्त प्रीमियम लेता है, उसी कारण से प्रावधान अगर है तो आपको यह लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलता। इसी प्रकार से कुछ जो बीमा पत्र होते हैं क्षतिपूर्ति बीमाओं में, वे मूल्यांकित वैल्यूड पॉलिसीज़ होती हैं, जिनमें कि जोखिम उत्पन्न होने पर की जाने वाली क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन पूर्व में ही कर लिया जाता है और क्षति होने पर संपूर्ण पूर्व निर्धारित राशि का भुगतान कर दिया जाता है, चाहे वास्तविक हानि कम ही क्यों ना हुई हो। अब आप प्रश्न करेंगे कि ऐसी स्थिति में तो कई बार लाभ भी हो सकता है। अब ये कुछ अपवादजनक स्थितियां हैं जिनमें हो सकता है वास्तविक हानि कम होते हुए भी उसे अधिक राशि का भुगतान बीमाकर्ता द्वारा कर दिया जाए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जो भी व्यवहारिक हानि एवं पारिमाणिक हानि होती है उसे सिद्ध करने का भार बीमित का ही होगा, यानी बीमित को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वह हानि उसने वहन की है। अब अगली बात जो आती है वह यह आती है कि क्षतिपूर्ति के सिद्धांत की प्रासंगिकता कहाँ है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जीवन बीमा में लागू नहीं होता, क्योंकि इसके लिए विषय वस्तु का मौद्रिक मूल्यांकन किया जा सकना संभव होना चाहिए और मानव जीवन का किसी भी अवस्था में मौद्रिक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। ना तो यह नैतिक रूप से सही है और ना ही सामाजिक मान्यताओं के अनुसार। मानव जीवन सदैव अमूल्य होता है और इसीलिए जीवन बीमा में यदि बीमित की मृत्यु हो जाती है तो उसे पूरी बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। चाहे उसके पास एकाधिक बीमा पत्र हों तो भी सभी बीमा पत्रों की पूरी बीमा राशि का भुगतान उससे उसके आश्रितों को या नामांकितों को किया जाएगा। निम्नानुसार बीमाओं में, जिन्हें क्षतिपूर्ति बीमा भी कहा जाता है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखेंगे क्षतिपूर्ति का सिद्धांत संपत्ति बीमा में लागू होता है। अब आप बताइए, दुकान है, मकान है, ये क्या हैं? ये हैं संपत्तियाँ। तो संपत्ति का जब हम क्षतिपूर्ति बीमा कराते हैं, जैसे अग्नि बीमा है, तो निश्चित ही माल, दुकान, प्रतिष्ठान किसी न किसी संपत्ति का कराते हैं। चोरी बीमा कराते हैं, स्वाभाविक है हमारे पास कुछ चल संपत्तियां हैं, उनका कराते हैं। डकैती बीमा है, निश्चित रूप से कुछ बहुमूल्य संपत्तियां हो सकती होंगी हमारे पास, उनका कराते हैं। और समुद्री बीमा में जहाज है, माल है, ये सब चीज़ों का जो बीमा कराया जाता है, इनमें क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है, क्योंकि ये आवश्यक नहीं कि पूरा जहाज डूबे ही, वो जहाज क्षतिग्रस्त भी हो सकता है और क्षतिग्रस्त होने पर उसकी मरम्मत कराने का जो व्यय है वो आंशिक क्षति है, तो आंशिक क्षति की ही पूर्ति की जाएगी। माल है, जितना माल जा रहा था उसमें से मान लीजिए 30% माल भीग जाने के कारण खराब हो गया तो 30% की हानि हुई। वो 30% माल भी अगर अपने मूल्य के 20% में बिक गया
तो केवल उस 30% माल के 80% मूल्य के बराबर हानि हुई। तो जो वास्तविक हानि होगी बीमाकर्ता केवल उसी की पूर्ति करेगा। इसी प्रकार दायित्व बीमा में जैसे कि तीसरे पक्षकारों के प्रति उत्पन्न होने वाले दायित्व आदि का बीमा जो किया जाता है, आप इसको यूँ समझिए कि आप जो वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं वो क्या होता है, वो ये होता है कि रोड पर आप जब वाहन लेकर निकले हैं, आपके वाहन से किसी को टक्कर लग जाती है और अन्य व्यक्ति के वाहन या शरीर को नुकसान पहुंचता है और वह आपके विरुद्ध दावा करता है और वह दावा जीत भी जाता है और आपको उसे कुछ राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देने का वैधानिक दायित्व आपका उत्पन्न किया जाता है, तो ऐसा बीमा इस चीज़ का, इस दायित्व का बीमा जो कराया जाता है उसे दायित्व बीमा कहते हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस यानी तीसरे पक्षकार के प्रति उत्पन्न दायित्वों के लिए बीमा। ऐसे ही फसल बीमा, पशुधन बीमा आदि, ये जो बीमा है, विश्वसनीयता बीमा भी हम इसमें ले सकते हैं। विश्वसनीय बीमा में आप ये देखिए, किसी व्यक्ति की अपन ने गारंटी दी, भुगतान की गारंटी दी। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वह पूरी ही अपनी जो ऋण है उसकी भरपाई ना करे या उसे चुकता ना करे या उस पर जो ब्याज बनता है वो संपूर्ण दायित्व को वहन ना करे। हो सकता है उसने 60% ऋण चुका दिया था और केवल 40% के लिए डिफॉल्टर रहा, यद्यपि हमने गारंटी पूरे ऋण के लिए दी थी। तो हमारा जो दायित्व उत्पन्न होगा वह आंशिक ही उत्पन्न होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि हम कोई क्षतिपूर्ति बीमा कराते हैं तो क्षतिपूर्ति किस किस रूप में क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार की जा सकती है। क्षतिपूर्ति में नगद राशि दी जा सकती है। क्षतिपूर्ति क्षतिग्रस्त संपत्ति की रिपेयर्स कराकर, मरम्मत कराकर की जा सकती है। क्षतिपूर्ति अगर कोई आंशिक है तो उस हिस्से का या संपूर्ण भाग का प्रतिस्थापन कर मतलब जो क्षतिग्रस्त संपत्ति है उसकी जगह नई प्रदान कर या नई स्थापित कर क्षतिपूर्ति की जा सकती है। या मान लीजिए कोई स्थायी प्रकृति की मशीन है, भवन है, ऐसी कोई संपत्ति है तो उसका पुनर्निर्माण कर भी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। अब ये सिद्धांत चूंकि वैधानिक सिद्धांत है, इसका महत्व क्या है? इस सिद्धांत के महत्व में हम ये कह सकते हैं कि यह बीमा का जो मूल ध्येय है कि बीमा राहत के लिए है, लाभ के लिए नहीं, इसका संरक्षण करता है। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत नहीं लागू हो और किसी भी व्यक्ति को जो कि अपनी संपत्ति इत्यादि का एक निश्चित बीमा राशि के लिए बीमा कराता है, अगर उसे क्षति होने पर संपूर्ण बीमा राशि दे दी जाए तो हो सकता है आंशिक क्षति की दशा में उसे लाभ हो जाए। और ऐसी स्थिति में लोग संपत्ति जब नष्ट हो रही होगी या उसकी क्षति हो रही होगी तो बजाय इसके कि वो चिंता करें, प्रसन्न होंगे क्योंकि उन्हें लाभ होगा। संपत्तियों के सुरक्षा प्रावधानों की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। हम जब क्षतिपूर्ति बीमा कराते हैं तो यह बीमाकर्ता द्वारा शर्तें रखी जाती हैं कि हम संपत्ति को क्षति से बचाने के लिए जो समस्त आवश्यक अनिवार्य प्रावधान हैं वो करेंगे। जब तक वो हम सुनिश्चित नहीं कर लेते, बीमाकर्ता द्वारा बीमा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है। इस प्रकार से संपत्तियों के सुरक्षा प्रावधानों की प्रवृत्ति का विकास होता है। बीमा अनुबंध की वैधता का भी आधार है। अगर हमने किसी संपत्ति को अति क्षति बताकर ज़्यादा दावा ले लिया है या किसी संपत्ति का जो कम मूल्य की थी ओवर वैल्यू कर बीमा करा लिया है और बाद में यह बात सिद्ध हो जाती है कि मैंने अधिक क्षतिपूर्ति लेने के लिए ऐसा किया, तो यह कपट कहलाएगा और मेरा प्रीमियम जब्त कर लिया जाएगा और बीमाकर्ता का दायित्व उत्पन्न नहीं होता। यह बीमाकर्ता के हितों की भी रक्षा करता है, क्योंकि उसका हित अगर संपूर्ण क्षतिपूर्ति का होता, संपूर्ण बीमा राशि के भुगतान का होता,
तो आंशिक क्षति की दशाओं में भी उसे संपूर्ण बीमा राशि देनी पड़ती और ऐसी स्थिति में बीमाकर्ता व्यापक रूप से दायित्व वहन करते करते हो सकता है उनके लिए बीमा व्यवसाय लाभकारी ही सिद्ध न होता। इसी प्रकार से अधिबीमा या अल्प बीमा करवाने की प्रवृत्ति पर भी इस सिद्धांत के कारण रोक लगती है। मान लीजिए 2 लाख की संपत्ति है तो मैं उसका 3 लाख का बीमा इसलिए नहीं कराता कि प्रीमियम अधिक देना पड़ेगा, और 1 लाख का बीमा कम प्रीमियम देने के लिए इसलिए नहीं कराता कि अगर संपूर्ण संपत्ति की क्षति हो गई तो मेरे को केवल 1 लाख तक का ही भुगतान मिलेगा, अधिक भुगतान नहीं मिलेगा। तो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होने से यह एक फायदा है कि व्यक्ति संपत्ति का जितना वास्तविक मूल्य होता है उसी के अनुसार बीमा कराता है, उससे अधिक अथवा कम का नहीं। फिर एक वाक्य होता है कई बीमा पत्रों में, औसत वाक्य। अगर ये बीमा पत्र में है तो क्षतिपूर्ति की राशि इस प्रकार से ज्ञात की जाएगी जिसका कि फॉर्मूला है क्षतिपूर्ति की राशि इक्वल टू बीमा पत्र की राशि इनटू क्षति की वास्तविक राशि अपॉन बीमा की विषय वस्तु का बीमा की जो विषय वस्तु है उसका क्षति के समय बाजार मूल्य क्या था वो, यानी कि जब क्षति हुई उस दिन उस समय क्या बाजार मूल्य था वह। अब यह तो समाप्त हुआ क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। अब हम लेते हैं प्रतिस्थापना अथवा स्थान ग्रहण का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन। फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट्स मुंबई ने इसकी सबसे अच्छी परिभाषा दी है जिसमें पूरे सिद्धांत का सार है, और उनके अनुसार प्रतिस्थापना या स्थान ग्रहण बीमित के अधिकारों और उपचारों का बीमाकर्ता के पक्ष में जो हस्तांतरण है जिसमें कि बीमित की क्षति की पूर्ति की है, अर्थात आप ये देखिए क्या है स्थान ग्रहण का सिद्धांत कि अगर मेरे को बीमाकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति नहीं की जाती तो क्या होता, मेरे को अगर किसी अन्य तीसरे पक्षकार के दोष के कारण क्षति हुई है, उसकी लापरवाही के कारण क्षति हुई है, तो मैं उसके विरुद्ध दावा करता, कानूनी लड़ाई लड़ता, और मेरे को कानून द्वारा अगर उस पक्षकार को बाध्य किया जाता तो उसके माध्यम से क्षतिपूर्ति मिलती। तो ये मेरा कानूनी अधिकार था कि मैं ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दावा कर कर कोर्ट से न्याय प्राप्त कर सकूं जिसकी वजह से कि मुझे क्षति हुई है। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा अगर बीमा कराने के कारण क्षतिपूर्ति मुझे बीमाकर्ता द्वारा कर दी जाती है। लेकिन इसका यह तात्पर्य तो नहीं कि जो दोषी पक्षकार है वह मुक्त हो जाए, नहीं। अब इस दोषी पक्षकार को तो अपना दायित्व पूरा करना ही होगा, लेकिन अब उससे दायित्व पूरा कराने का जो वैधानिक अधिकार मेरा था वह अब बीमाकर्ता का हो जाएगा, अर्थात उस अधिकार के लिए मेरा स्थान अब बीमाकर्ता ग्रहण कर लेगा। आई थिंक दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू कि मेरे जो अधिकार हैं उनके लिए बीमाकर्ता अब मेरा स्थान ग्रहण कर लेगा। इसे स्टेपिंग इन द शूज़ ऑफ अदर्स ये भी कहा जाता है। इसे और अच्छा बेहतर तरीके से आप यूँ समझिए, मैंने मेरे मकान में 5 लाख की संपत्ति का चोरी बीमा करा रखा था। अब दुर्भाग्यवश मेरे मकान में 2 लाख रुपए की चोरी हो गई और 2 लाख रुपए के मान लीजिए आप बर्तन चांदी के और सोने के कुछ जेवरात चोर ले गए। मुझे बीमा कंपनी ने वैल्यूएशन के आधार पर 2 लाख की क्षतिपूर्ति कर दी, अर्थात मैं पूर्ववत स्थिति में आ गया, मुझे मेरा नुकसान की भरपाई कर दी गई। लेकिन मेरा अधिकार, अगर मेरा बीमा नहीं होता तो मैं क्या करता, एफआईआर कराता, जो मुझे अब भी करानी होगी। और एफआईआर कराने के बाद पुलिस तफ्तीश करती है। तफ्तीश करने के बाद मान लीजिए चोर पकड़ा गया और पुलिस ने उससे मेरे यहाँ से चोरी किया गया सारा सामान
बरामद कर लिया। अब इधर तो मैंने बीमा कंपनी से 2 लाख रुपए ले लिए और उधर अगर मैं बरामद किया गया सारा माल भी ले लूं तो मेरे को तो ये तो लाभ हो गया, अर्थात दोहरा लाभ हो गया और ये बीमा के मूल भावना के विरुद्ध है। और यूं भी समझिए कि बीमाकर्ता ने मुझे जो 2 लाख रुपए बीमा होने के कारण दे दिए, तो मेरी जो हानि थी वो किसने वहन कर ली? बीमाकर्ता ने। तो बीमाकर्ता को इस बात का पूरा अधिकार है कि वह इसकी भरपाई दोषी पक्षकार से कराने का पूरा अधिकार रखे। तो मैं मेरे अधिकार का प्रयोग इसलिए नहीं करता कि मेरी बीमा राशि मुझे मिल गई है, लेकिन मैं बीमाकर्ता के हित के लिए मेरे नाम से इस अधिकार का प्रयोग करूंगा, एफआईआर लिखाऊंगा और जब भी माल बरामद होगा उस पर मेरा जो अधिकार था वह अब बीमाकर्ता का हो जाएगा, यानी मेरे अधिकार को बीमाकर्ता ग्रहण कर लेगा, मेरे स्थान को बीमाकर्ता ग्रहण कर लेगा। इस सिद्धांत की विशेष बातें क्या हैं कि यह सिद्धांत केवल क्षतिपूर्ति बीमाओं में ही लागू होता है, जीवन बीमा अथवा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में नहीं होता। दूसरा, यह बीमा का वैधानिक एवं गर्भित सिद्धांत है, अर्थात बीमा पत्र में इसका उल्लेख नहीं हो तो भी यह सिद्धांत लागू होगा। जैसे ही बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति कर देगा, उसके संबंध में आपके जो वैधानिक अधिकार हैं उनके लिए आपका स्थान बीमाकर्ता ले लेगा। प्रतिफल की दृष्टि से बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति करने के पश्चात पूर्ति की गई राशि की सीमा तक ही बीमित के वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करेगा और उसके लिए ही बीमित का स्थान ग्रहण करेगा। यद्यपि वैधानिक अधिकार बीमित के नाम से ही प्रयोग किए जाएंगे। स्पष्ट शर्त अनुबंध में होने के अभाव में बीमाकर्ता का यह अधिकार बीमित को क्षतिपूर्ति करने के बाद ही उत्पन्न होगा, यानी सामान्यतया यह अधिकार बीमाकर्ता का तभी उत्पन्न होता है जबकि पहले वह बीमित को क्षतिपूर्ति कर देता है। उस क्षतिग्रस्त वस्तु पर भी बीमाकर्ता का अधिकार होगा जिसके कि पूरे मूल्य की क्षतिपूर्ति कर दी गई है। मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया आपकी बाइक का और आपकी बाइक पूर्णतः लगभग पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बीमा कंपनी ने उस दिन उसका जितना डेप्रिशिएटेड मूल्य बनता था उसके संपूर्ण की क्षतिपूर्ति कर दी। अब आप ये चाहें कि वो जो क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल है उसका स्क्रैप भी आप बेच दें, नो, वो बीमा कंपनी की हो गई और उसको जो भी उससे वसूली हो सकेगी वह बीमा कंपनी करेगी। किसी भी दशा में बीमाकर्ता मूल बीमित के वैधानिक अधिकारों से अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। मैं किसी को कितना दे सकता हूँ? जो मेरे पास है। जो मेरे अधिकार थे उससे ज़्यादा बीमाकर्ता को कैसे हस्तांतरित हो सकते हैं? तो बीमाकर्ता उतने ही अधिकार प्राप्त करेगा जितने कि मेरे थे। यदि बीमाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति की गई राशि से अधिक राशि बीमित के वैधानिक अधिकार प्रयोग करने से प्राप्त होती है तो आधिक्य बीमित को देना होगा, क्योंकि यह आधिक्य बीमित का ही होगा। बीमाकर्ता चाहे तो इस अधिकार का स्वैच्छिक परित्याग भी कर सकता है, यानी वो बीमित को ये छूट दे सकता है कि ठीक है, स्थान ग्रहण का कोई क्लॉज नहीं है, स्पष्ट ये कहना पड़ेगा कि मैं इस का अधिकार का परित्याग करता हूँ। ऐसी अवस्था में बीमित को अगर और भी दावा इत्यादि करने से दोषी पक्षकार के विरुद्ध कुछ प्राप्ति होती है तो वो बीमित को बीमाकर्ता को ऐसी स्थिति में नहीं लौटानी होगी। बीमित का यह वैधानिक दायित्व है कि वह अपने वैधानिक अधिकारों, जिनके लिए कि उसका स्थान बीमाकर्ता ने ग्रहण कर लिया है, के प्रयोग में बीमाकर्ता का पूरा सहयोग करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो बीमाकर्ता कानून के माध्यम से उसको इसके लिए बाध्य करवा सकता है। थैंक यू।